दोस्तों, आप किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उस फील्ड को एक नए लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। ये आपकी एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रति। ये कहीं पर लिखा नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट ही किया जाता है एक्सपर्ट्स से। लेकिन कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो अच्छे लॉ को, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अच्छे लॉ जो हैं, अच्छे कानून या फिर अच्छी सिस्टम को इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि अपने ही क्लाइंट का फ़ायदा हो। सिस्टम का फ़ायदा हो ना हो, सिस्टम भले ही ब्लॉक हो जाए, सिस्टम भले ही चौक हो जाए, लेकिन अपना फ़ायदा जो है वो नहीं छोड़ते, विच इज़ वेरी सैड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशल लीव पिटिशन, ये क्या होती है और कैसे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले लेट्स गो थ्रू कोट ऑफ द डे। चार्ल्स आर स्विंडोल कहते हैं, लाइफ इज 10% what happens to you and 90% have you react to it। 10% चीज़ें जो होती है ना हमारे जीवन में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन 90% चीज़ें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो इसलिए हो रही हैं, या फिर वो बड़ी हो गई, छोटी हो गई, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या फिर खुशी की बहुत बड़ी बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें, 90% जितनी चीज़ें जो है ना, वो हमारा एटीट्यूड, हम किस नज़रिए से जीवन को, चीज़ों को देखते हैं, वो तय करेगा। चार्ल्स आर स्विंडोल जो हैं, ये एक गॉस्पेल पढ़ाते हैं, ऑथर हैं, एजुकेटर हैं, और बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स भी इनके चलते रहते हैं। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 3 नवंबर 2022 है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जीएम मस्टर्ड के बारे में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, मिडिल क्लास, ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, स्पेशल लीव पिटिशंस एंड एयर पोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द हिंदू का ये आर्टिकल है। हिंदू न्यूज़पेपर ने इसको नाम दिया है सीड्स ऑफ होप, आशा के बीज। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका नाम है। इसका शॉर्ट फॉर्म है DMH11, और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को बनाया गया है। फ्रॉम नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक हाइब्रिड यहाँ पर लिखा गया है। दैट मीन्स कि एक GM क्रॉप है ये, राइट। अब GM क्रॉप की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट के उतना तो आपको पता ही होगा। तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, और अभी लास्ट वीक की बात है जब GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने, जो हमारे देश की एपेक्स रेगुलेटर है व्हेन इट कम्स टू हाइब्रिड या फिर GM क्रॉप्स, तो इसने लास्ट वीक ही इस DMH11 को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है, राइट। एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि ये ओके है एनवायरमेंट के लिए, इट्स फाइन, कोई डैमेज जो है वो नहीं करेगा। एक और चीज़, ये GEAC जो है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है? प्रीलिम्स में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे पता है आपको? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री। तो आपको पता चल जाएगा कि होम मिनिस्ट्री तो डेफिनेटली नहीं है। अब कन्फ्यूजन होगी तो ये तीनों के अंदर होगी। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी क्योंकि ये एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई बात है, तो यस, इट इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। कॉन्फिडेंस के साथ आप वो आंसर टिक करके फिर बाहर निकलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा कि 1 मार्क 2 मार्क के लिए आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। द रीज़न इज़ अटेंशन नहीं दिया था। GEAC जो है, इट वर्क्स अंडर पे अटेंशन, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो अब GEAC ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अब आगे? क्या सारे के सारे किसान जो हैं अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? ये आंसर इज़ नो, अभी नहीं। देखिए, लैब में जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ अभी हुई है, ये लैब में हुई है। इट्स मोर लाइक लैब में चीज़ हुई है, राइट। अभी इसको पैदा किया गया और अभी एपेक्स बॉडी ने इसका ग्रीन सिग्नल दिया है, तो इट्स मोर लाइक एन इन्वेंशन, एक नई खोज की तरह है। जब चीज़ें मार्केट में होती हैं तब उसको हम कहते हैं इनोवेशन। ये डिफरेंस है इन्वेंशन और इनोवेशन में। इन्वेंशन जो है, ये बेसिक डिफरेंस है, वो लेबोरेटरी में होता है। मार्केट में जो चीज़ें आती हैं तो उसको कहते हैं आप इनोवेशन। तो अभी जो ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ लिमिटेड फील्ड्स में ये सीड्स जो हैं की खेती कर पाएंगे, ये DMH11 की खेती कर पाएंगे, ताकि आप और ज़्यादा सीड्स पैदा कर सकें। कॉमर्शियल रिलीज से पहले ये करना भी ज़रूरी है। तो पहले ये होगा, उसके बाद इनोवेशन आएगा, इसके बाद मार्केट में इसको रिलीज़ किया जाएगा। और ये हाइब्रिड वेराइटी है ऑफ कोर्स, तो ज़्यादा
ईल्ड हम यानी कि ज़्यादा पैदावार जो है इससे हमें मिलेगी। दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। अब मस्टर्ड जो है एक ऑयल सीड है और हमें और ज़्यादा ऑयल पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारा देश जो है वो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल तो हम इंपोर्ट करते ही हैं, इसी के साथ साथ जो खाद्य तेल है उसका भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है हमारा देश भारत। अब ये DMH11 जो है इसको बनाने के लिए सॉइल बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया गया और ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। एंड इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है और यूक्रेन वॉर के बाद ये सनफ्लावर ऑयल और दूसरे ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पर पैदा करेंगे उतना हमारे देश के लिए फ़ायदा होगा। सिंपल इज़ दैट। अब क्या GEAC ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये लॉन्च हो ही जाएगा? I don't know. The reason I'm saying I don't know is because 2017 में GEAC ने इस प्लांट को ग्रीन सिग्नल दिया था। फिर और ज़्यादा टेस्ट के नाम पर मीन्स लोग जो हैं उसके विरोध करने लगे कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। एक BT ब्रिंजल का भी विरोध हुआ है, BT कॉटन का भी विरोध हुआ था। तो इस प्रकार के विरोध होते रहते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने और GEAC ने कहा कि नहीं हम कुछ और टेस्ट इस पर करेंगे, उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे। तो 2017 में भी ग्रीन सिग्नल दिया था, लॉन्च नहीं हो पाया। 2022 में ग्रीन सिग्नल दिया है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। 2009 की बात करें तो GEAC ने BT ब्रिंजल को भी ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उस समय पर UPA की सरकार थी और UPA की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो दिस वाज द थिंग। और 2020 में फ्रेश फील्ड ट्रायल्स जो हैं वो किए, पहले जो ट्रायल्स हुए थे वही ट्रायल्स जो हैं फिर से रिपीट किए 2020 में GEAC ने, राइट। तो ये चीज़ हुई। तो वी आर नॉट श्योर कि कब इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार ने भी हिम्मत दिखाई है और GEAC ने भी हिम्मत दिखाई है। अब एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्यों को ऑन बोर्ड लाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक राज्य ओके नहीं करेंगे तब तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाएगा। इसमें एक बास्टार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इट्स अबाउट मिक्सिंग जीन्स, तो ये सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड। लेकिन ये आउटडेटेड सिस्टम है। जो नई सिस्टम है इसको कहते हैं CRISPR, क्रिस्पर जो है ये जीन एडिटिंग टूल है। अब जीन्स जो होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं, नॉट योर जीन्स। मैं आपके जीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस जीन्स, राइट। तो जीन्स जो हैं उनको एडिट करने की नई सिस्टम है, तो अब इसका इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। और जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट की बात आती है तो वी हैव टू मेक श्योर कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं, यहाँ पर साइंटिफिक कंसेंट जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि दिस वन इज़ ओके, देन वी शुड लॉन्च इट। उस पर फिर और ज़्यादा पॉलिटिक्स करके हमारे देश का ही नुकसान होगा, इज़न्ट इट। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चांस टू एक्सपांड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों आज 3 नवंबर 2022 है, इज़न्ट इट। और आज का दिन जो है वो स्पेशल है, पता है क्यों? क्योंकि आज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज से हर साल 3 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे और आज का जो है वो पहला है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है वो मिलकर, बहुत सारे ऑथर्स ने मिलकर इसको लिखा है। एज यू कैन सी, मैंने एक फ़ोटो भी यहाँ पर रखी है। तो यू कैन सी हियर चीफ नेचुरल साइंसेज यूनिट यूनेस्को के हैं, फॉर्मर डायरेक्टर यूनेस्को डिवीजन ऑफ इकोलॉजिकल एंड अर्थ साइंसेज, इज मेंबर ऑस्ट्रियन मैब नेशनल कमिटी, ऑस्ट्रिया एकेडमी ऑफ साइंस, प्रोग्राम ऑफिसर यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस। तो इतने सारे ऑथर्स जो हैं उन्होंने मिलकर ये एक आर्टिकल जो है वो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर बात हो रही है WNBR की, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसको 1971 में फॉर्म किया गया था, गठित किया गया था। और ये WNBR जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात हो, लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है वो WNBR करवाता है। रही बात बायोस्फीयर रिजर्व्स की,
तो इस दुनिया के 134 कंट्रीज़ में 738 ऐसी जगहें हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। हमारे देश में एज पर दिस आर्टिकल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। श्रीलंका में 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मालदीव्स जो हैं, मालदीव्स में कितने हैं पता है? 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, भूटान की और नेपाल की, तो ये 3 ऐसे देश हैं हमारे पड़ोसी देश जिनके अंदर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। राइट, देयर आर नो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दिस 3 कंट्रीज। तो कोशिश यही है कि यहाँ पर भी बायोस्फीयर, बहुत सारी ऐसी जगह है, क्योंकि जो मैंने 3 देशों का नाम लिया है, फॉर एग्जांपल भूटान, नेपाल और इंडिया को आप पकड़ लीजिए, तो ये तीनों देश जो क्षेत्र एक दूसरे के साथ शेयर करने, माउंटेनस रीजन जो है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए दैट इज़ पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल और फंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, बट कोशिश यही है कि ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो क्रिएट किए जाएँ। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, वी नो इट वेरी वेल कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो कैपेसिटी है, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है पृथ्वी की, उससे कई गुना ज़्यादा हम इस पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। जो एक होती है ना कि आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, फिर से वो रिसाइकल हो जाएगी, फिर से वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, फिर से आप उसको यूज़ करेंगे। इस प्रकार से जो कहते हैं कि एनर्जी जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। राइट, अगेन यू विल बी थिंकिंग एनर्जी को क्रिएट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट वो कोयले के अंदर होती है ऑलरेडी, उसको आप यूज़ करते हैं, निकलती है, फिर से वो कुछ बन जाती है, फिर से वो फॉर्म ले लेती है। तो एनर्जी के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, जितनी एनर्जी है उतनी। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, वो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अब जितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे जीवन को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में, कि अब इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर कोई वायरस है, सबसे बड़ा अगर कोई ख़तरा है, जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक बंदर होते, आप जंगल में मस्त ऐसे घूम रहे हो, राइट, कोई इश्यू नहीं है, फ्रूट्स हैं, थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हैं आपके जीवन के अंदर भी, बट यू आर ओके विथ इट। राइट, फ्रेश हवा है और क्या ब्यूटीफुल सीनरी है, आप कहाँ कहाँ नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं, इंसान आते हैं, और वो जंगल को काटने लगते हैं और आपका घर जो है वो उजाड़ देते हैं। आप ना तो किसी कोर्ट के पास जा पाओगे, आप किसी के पास नहीं जा पाओगे। जस्ट इमेजिन हाउ बैड यू विल फील। तो ऐसे दूसरे एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कुछ समय पहले मैंने कहा था कि कोरोना जो है उसको भी इस पृथ्वी पर रहने का हक है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है, आई एम श्योर आप समझ गए थे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बट आप समझिए कि एक जीव जो है, मीन्स कोई भी जीव है, एक चींटी है, एक हाथी है, इंसान है, एवरीवन, हर किसी को जीना है। ये एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर। एवरीवन ऑफ अस वांट्स टू लिव। अब हमें नहीं पसंद है कि हमें कोई मार डाले या फिर हमारा घर जो है वो उजाड़ ले। तो यही चीज़ जो है वो हमें नहीं पसंद है, इंसानों को नहीं पसंद है, किसी भी लिविंग क्रिएचर को नहीं पसंद है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे जो एनिमल्स हैं, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको ऊपर वाले ने या फिर इस नेचर, जो मदर नेचर है, उसने उनको भी जीवन दिया है, तो हम उनका घर जो है वो उजाड़ रहे हैं। आपकी 5000 सीसी वाली कार से चींटियां इंप्रेस नहीं हो रही हैं, हाथी इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, शेर इंप्रेस नहीं हो रहे हैं। राइट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यू आर राइडिंग रोल्स रॉयस या फिर आप मारुति में चल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हमारे कार्स की वजह से, हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से, हमारे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की ग्रीड की वजह से उनके जीवन पर इम्पैक्ट आती है। वो बात शायद वो नहीं समझ पाते, लेकिन हमें वो समझ दी है ऊपर वाले ने। हमें होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है कि हमें पता है कि हम सोच भी सकते हैं, हमें पता है कि हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, हमें पता है कि हम पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, हमें पता है कि हम प्रेजेंट में भी जी सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आज 3 नवंबर 2022 की बात करूं तो आज तक मुझे नहीं पता कि इतना एडवांस दिमाग अगर किसी का है या नहीं।
आई थिंक सबसे एडवांस जो हैं वो इस पृथ्वी पर, दिमाग की बात करें तो हम हैं। लेकिन इस दिमाग का कैसे उपयोग हमने किया है, इंसानों ने किया है, उसका रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं। तो अब हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम चीज़ों में मीन्स वेस्ट करें। वी हैव टू टेक ए स्टैंड, क्योंकि जो डिस्ट्रॉय जिसने किया है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बच्चा जो है, इफ़ यू वांट टू ट्रेन दैट बच्चा, तो अगर वो कोई चीज़ गिराता है तो फिर आप उसको कहेंगे कि चलो अब इसको उठाओ। अब वो करते ही जाएगा, वो वेस्ट करते ही जाएगा चीज़ों को, कोई कहने वाला नहीं है, तो उसकी आदत हो जाएगी। फिर वो घर के बाहर निकलेगा तभी वही करेगा। लेकिन पहले से ही आपने उसको सिखा दिया कि तूने गिराया है तो तू ही साफ कर इसे, तो पहले से अगर ये ट्रेनिंग है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेगा। अब हम एक बिगड़े हुए बच्ची की तरह हैं, अब हमें सुधर जाने की ज़रूरत है हम इंसानों को। वी हैव टू रिवर्ट टू लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। और एक फिल्म भी आई है, राइट, कांतारा, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो ऑन दिस थिंग। मैं थोड़ा अभी इसको और ज़्यादा सेवर कर रहा हूँ। इट्स लाइक हैविंग ए वेरी डिलीशियस चॉकलेट, कि एक बार आपने वो एक अच्छी केक या फिर चॉकलेट खाई तो यू डोंट ड्रिंक वाटर ऑन इट, आप पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी पियेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि कभी पानी नहीं पियेंगे, लेकिन पहली 15-20 मिनट तक तो आप कुछ नहीं खाएंगे पियेंगे, क्योंकि बिकॉज यू वांट दैट टेस्ट, यू वांट टू एन्जॉय दैट अरोमा। तो आई एम एन्जॉइंग दैट कंतारा, और मैं आपको बताऊंगा उस फिल्म के बारे में, राइट। मेरे अपना एक एनालिसिस मैं लेकर आने वाला हूँ कंतारा के बारे में। जिन्होंने देखी है उनको भी मज़ा आएगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी एक ट्रिगर मिलेगा। एंड अगेन इट्स अबाउट फॉरेस्ट एंड थिंग्स, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पर याद आया। तो लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, ये चीज़ जो है वो इनहेरेंट थी हमारी, कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। इट्स लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। हाँ, ये ऑर्गेनिक है आपका, चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन ऑर्गेनिक कोई नई चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक तो हमारे जो सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो भी ऑर्गेनिक ही खेती करते थे। मेसोपोटामिया, दुनिया, इंसान जब से खेती करना स्टार्ट किया वो ऑर्गेनिक ही खेती थी। बीच में ये केमिकल वेमिकल हमने डाल दिया, और फिर अब पता चल गया कि ये 30-40 सालों के अंदर सबक मिल गया कि चलो अब बैक टू नॉर्मल ही हो जाते हैं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। और जो मिशन लाइफ है, कल भी मैंने इसके बारे में बात बताई थी, राइट, कि आई जेन्युइनली सपोर्ट मिशन लाइफ एंड आई वांट ऑल ऑफ अस टू सपोर्ट मिशन लाइफ। लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर इज़ द ओनली वे आउट। अब साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में सबसे पहला, ये जीके वाली बात है, श्रीलंका में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो आया उसका नाम है हुरुलू, और हमारे देश में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व आया उसका नाम है नीलगिरी। स्पेन की बात करें तो स्पेन जो है ये WNBR में एक लीडिंग कंट्री है, और स्पेन में कुछ 53 जगह ऐसी हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आती हैं। तो वी नीड टू क्रिएट मोर बायोस्फीयर रिजर्व्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड मिशन लाइफ को फॉलो करना है, नेचर के साथ, नेचर को नर्चर करना है, और नेचर जो है वो हमें नर्चर करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। द ग्रोइंग मिडिल क्लास, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। एक थिंक टैंक है, इसका नाम है प्राइस। प्राइस ने सर्वे कंडक्ट किया, हाई क्वालिटी का सर्वे कंडक्ट किया, और हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स पैदा किए। पता चलता है कि आज हमारे देश में 30% जितने लोग जो हैं वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं, विच इज़ ए गुड थिंग, ओके थिंग, राइट। 1991 से, जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब हमने हमारी इकोनॉमी को खुला किया, राइट, छोड़ मीन्स ऐसा ओपन किया, खोला, तो तब से ग्रोथ जो है मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है। और एज पर प्राइस, ये जो एनुअल इनकम रेंज है वो है 5 लाख से लेकर 30 लाख। 5 लाख अगर आपकी एक परिवार की इनकम 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में, तो वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है एज पर प्राइस। और मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो इनकम अर्न होती है कि इकोनॉमी में, तो 50% जितनी इनकम जो है वो मिडिल क्लास के द्वारा अर्न की जाती है। एक्सपेंडिचर जो है 48% एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में किया जाता है तो वो मिडिल क्लास के द्वारा, और 56% सेविंग जो है वो मिडिल क्लास के द्वारा की जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटिंग चीज़ें, कि ओनली 30% ऑफ हाउस होल्ड्स आर मिडिल क्लास। मीन्स 1991 के बाद, इतने सालों के बाद भी, लगभग कितने 30 साल हो गया, इज़न्ट इट। तो 30 सालों में सिर्फ 30% मिडिल क्लास एक्सपांड हुआ, विच इज़ सैड, राइट। आज हमारे देश में 67% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका टोटल सेविंग में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, यानी कि
ये मिडिल क्लास से नीचे की कैटेगरी यानी कि पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो आज भी मैक्सिमम हाउस होल्ड्स हमारे देश में ऐसे हैं। तो यू कैन सी 67% हाउस होल्ड ऐसे हैं, फिर 30% जो है मिडिल क्लास से, कितना हो गया 97, और बाकी के जो हैं 3% वो रिच कैटेगरी में आते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, सेविंग आप देख लीजिए, टोटल सेविंग में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। दैट मीन्स जो भी कमाया, जो भी खाया, जो भी कमाया वो खा लिया, यूज़ ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई सेविंग और ऐसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। मिडिल क्लास का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये रहता है कि जितने जितने देशों में मिडिल क्लास जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एक बैलेंस आपको देखने को मिला है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे देश में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर मिडिल क्लास जितने एक्सपांड होंगे उतना सिविक एक्टिविज्म बढ़ेगा। हर क्षेत्र में आपको एक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास जितने लोग, मीन्स आई गिव यू वन एग्जांपल, कोई गरीब घर है, राइट, आई नो वन फैमिली, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो आज से आप पकड़ लीजिए 7-8 साल पहले वो परिवार जो है वो गरीब की कैटेगरी में आता था, वो मिडिल क्लास में नहीं थे, क्योंकि फादर जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे थे, 2 भाई हैं, एक भाई जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन बस यही था, इसके अलावा कोई इनकम का सोर्स नहीं था। छोटा भाई जो है वो पढ़ाई कर रहा था, तो बहनें थी, उनकी शादी की, तो फिर उसका खर्चा, ये सारी चीज़ें, तो वो गरीब थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। आज उनके घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, 2 बेटे और 2 बहुएं जो हैं उनकी भी अच्छी जॉब्स हैं। तो टुडे दे आर अर्निंग मोर देन 2.5 लाख, और खेती की इनकम जो है वो अलग से है। तो आप पकड़ लीजिए कि रफली स्पीकिंग 2,80,000 उनकी मंथली इनकम हो गई है, एंड दे आर लिविंग ए वेरी गुड लाइफ। तो अब वो परिवार जो है वो पुअर में से मिडिल क्लास में आ गया। तो अब जब वो मिडिल क्लास में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने कार खरीदी, रेफ्रिजरेटर खरीदा, पूरा घर में बहुत सारा सामान जो है वो खरीदा। उसके बाद उन्होंने फाइनली एक घर ही खरीद लिया। तो अब देखा कि कैसे एक परिवार जैसे मिडिल क्लास कैटेगरी में एंटर होता है तो कितनी सारी चीज़ें वो खरीदता है। तो घड़ी बेचने वाली कंपनी की घड़ी बिक गई, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी का रेफ्रिजरेटर बिक गया, टीवी बिक गया, कार बिक गई, कितनी सारी चीज़ें, एक बल्ब से लेकर कितनी सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी होगी इतने सालों के अंदर। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। यही आशा है कि 2047 तक हमारे देश में 63% हाउस होल्ड ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आएंगे। जस्ट इमेजिन उस टाइम पर देश जो है वो कितना अच्छा होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। लेट्स होप कि एनवायरमेंटली भी ऐसा ही हो। होम इम्प्रूवमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। CJI ललित साहब जो हैं वो सिस्टम को रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो रेडी टू बी हर्ड मैटर्स हैं उनको जल्द से जल्द कोर्ट के सामने लाया जाए। अब बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो रेडी टू बी हर्ड मैटर्स हैं, लंबे समय से पेंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि SLPs की वजह से। SLPs का नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। SLPs जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एक यूनिक चीज़ है। SLP में क्या है, स्पेशल लीव पिटिशन जिसको कहते हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं, राइट, अगेंस्ट एनी ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए कोर्ट बिलो इट। तो SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ताकतवर बना देता है, क्योंकि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कुछ कहा तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है ना, आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन इसका मिसयूज़ किया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है तो उसके बाद लोअर कोर्ट्स इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। तो बहुत सारे वकील क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि ये केस जो है वो हार जाएंगे, लेकिन समय खरीदने के लिए, पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है और ये केस इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर पेंडिंग ही रहेगा, ये लंबे समय तक पेंडिंग ही रहने देंगे इसको। तो ये लोअर कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, अब वो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, बेल मिल जाएगी, बाहर निकलेंगे, बाहर घूमेंगे, और केस जो है वो हमेशा के लिए मीन्स डिले होता जाएगा। तो जिस SLP का इस्तेमाल चीज़ों को फास्ट करने के लिए किया गया है, एक्सपर्ट्स ने उनको ऐसा दुरुपयोग किया है इसका कि चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। और ऐसे 38,000 एडमिशन मैटर्स रेडी फॉर हियरिंग हैं, अब ये ब्लॉक्ड है। तो अब इस रिफॉर्म्स को यू ललित साहब आगे ले जाना चाहते हैं। आई एम श्योर इसके बाद जो नए साहब आएंगे, CJI चंद्रचूड़ साहब, तो वो भी इसमें कुछ बदलाव करेंगे। लेट्स होप के इस चीज़ को हम रिफॉर्म करते जाए और चीज़ों को और ज़्यादा स्पीडी बनाएं।
दिल्लीज टॉक्सिक एयर, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। मीन्स पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस, पॉल्यूशन के बारे में हमने बहुत सारी बात भी की थी। कल भी हमने देखा था कि सबसे वीकेस्ट कड़ी पॉल्यूशन की कौन सी है। अगर आज आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो मैं कहूँगा कि आप कल वाला वीडियो जो है 2 नवंबर वाला वीडियो उसको देखिएगा। उसमें मैंने जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और पीसीसीज हैं तो उनका क्या रोल है और क्यों ये वीक है, और ये वीक है इसकी वजह से पूरी सिस्टम वीक हो जाती है, उसको डिस्कस किया था। ट्यूसडे की बात करें तो दिल्ली रीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 400 मार्क को क्रॉस कर गया। दैट मीन्स सीवियर कैटेगरी की एयर हो गई थी। और जिन लोगों को सांस की बीमारी है, सांस इन द सेंस नॉट मदर इन लॉ, यहाँ पर ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, सांस की बात कर रहा हूँ, तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आप, आई होप आपको जोक समझ में आ गया होगा। बहुत ही डीप लेवल का जोक था, चीप लेवल का नहीं, डीप लेवल का जोक था। तो क्रिटिकल जिनको बीमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम एलिमेंट्स की, तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, उनको तो घुटन होगी ही। इसी के साथ साथ जो हेल्थी लोग हैं, जिनको सांस की कोई बीमारी नहीं है, राइट, उनको भी घुटन महसूस होगी बिकॉज ऑफ दिस इतनी ख़राब एयर क्वालिटी की वजह से। टॉक्सिक मिक्स हो गया सारी चीज़ों का। लो विंड स्पीड है, विंड की स्पीड जब कम होगी तो वो धुआं जो है वहाँ पर ही रहेगा। टेम्परेचर कम हो गया, डस्ट ज़्यादा है, वेहिकुलर एमिशन, स्मोल्डरिंग वेस्ट और ऊपर से स्टबल बर्निंग। तो ये सारी चीज़ों ने एक दिल्ली एनसीआर रीजन को आप समझ लीजिए एक गैस चेम्बर बना दिया। अब दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक है हमारा कैपिटल दिल्ली। हर रोज़ अगर आप AQI को देखें तो शायद ही कुछ ऐसे दिन होंगे जहां पर आपको ग्रीन में ये देखने को मिले, वरना तो एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब ही रहती है। इसके लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान निकाला है कि ऐसी चीज़ जब हो जाए तो अब क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद की जाती है। जो पॉल्यूशन के साथ जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं तो उन पर कंट्रोल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों को बंद किया जाता है। वाटर स्प्रिंकलर्स छिड़काए जाते हैं, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली सरकार ने तो ये भी स्कीम निकाली है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनका काम अभी नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपीज़ पर डे एज ए कॉम्पनसेशन दिया जाता है, क्योंकि वो काम पर नहीं जा पाते हैं। इसलिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी नॉट पर डे, 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ। इतना नहीं, एक महीने के 5,000, विच इज़ अगेन नथिंग। क्योंकि आई एम श्योर दिल्ली में मजदूरी काम करने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो कम से कम 1,000 रुपये पर डे तो लेता ही होगा। तो 2-3 दिन के लिए अगर वो नहीं जा पा रहा है तो इट्स ओके, 5,000 रुपये मिल गया 5 दिन के लिए तो दैट्स ओके। लेकिन फिर वो 15 दिन नहीं जा पा रहा है और उसको 5,000 मिल रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट चलो, सरकार कुछ तो कॉम्पनसेट कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि कैसे किसी ना किसी को एनवायरनमेंट की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आ रही है, डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आ रही है। ऐसे मजदूरों की बात करें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो दिस इज़ द थिंग, वी आर लिविंग इन ए गैस चेम्बर। That's everything from my side. Thank you very much for your love and support. वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button. Do share the video with other people. Do consider subscribing Curiously Education. And that's everything from my side. कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी कल लॉन्च किए हैं, आपने देखे नहीं हैं, शायद नहीं देखे हैं, तो क्यों नहीं देखे हैं, खास करके रेगुलर स्टूडेंट्स। बताइए मुझे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं जो मैं दूसरे टॉपिक्स पर बना रहा हूँ, तो आप रिव्यू नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या वो बराबर हैं, नहीं है। तो डू लेट मी नो प्लीज़, राइट। मैं इस पर आपके साथ बातचीत भी करना चाहूँगा। आपका मुझे जेन्युइन रिव्यू चाहिए इस चीज़ पर। तो लाइव सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे इसको, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। आप ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे। टेलीग्राम की जो हमारी जो ग्रुप हैं तो उसमें भी आप मुझे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप तो नहीं है, सॉरी, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर भी आप मुझे मैसेजेस करके मुझे बता सकते हैं कि जो दूसरे वीडियोस में बना रहा हूँ कुछ दूसरे टॉपिक्स पर, तो उसमें क्या मीन्स आपको क्या चाहिए, या फिर किस मीन्स वो बराबर है नहीं है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइस, राइट। जेन्युइन रिव्यू दीजिए प्लीज़, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। That's everything from my side. Thank you very much, and God bless you all. Jai Hind.